नीतीश बाबू ने जिस तरीके से पलटी मारी है, यू टर्न लिया है, अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कहा था कि वो देश को बिगाड़ रहे हैं, क्या ऐसा रीजन रहा कि उनको अपने चुनाव में फिर से उन्हीं के मॉडल को अपनाना पड़ा था? नीतीश बाबू की पलटियों के बारे में तो चलिए, एक तो पार्टी बदलने वाली स्थिति होती थी। इस बार क्या है, उन्होंने पार्टी की पॉलिसी बदल दी है। जिस नीतीश कुमार ने इतने अच्छे तरीके से इसका विरोध किया था और उनको इसी वक्त में क्यों ये फ्री बिजली की याद आ गई? बिहार में भी नीतीश कुमार अपने सबसे कमजोर राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। शायद नीतीश कुमार भी इस बार के चुनाव में अपने लकी चार्म को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में ये तो डर नहीं है कि उनकी सत्ता की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? जो अमित शाह और मोदी जी का विजय रथ बिहार में जाकर रुकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। गठबंधन की गोटियां चल रही हैं, सीटों की सौदेबाजी पर फॉर्मूले गढ़े जा रहे हैं और नेता अपने अपने वादों की झोला खोल चुके हैं। इसी शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा ने चुनावी मैदान में नई गर्मी पैदा कर दी है। हालांकि चर्चा सिर्फ इस वादे की नहीं है, बल्कि इसके पीछे की राजनीतिक विडंबना कुछ और है, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2022 में दिल्ली मॉडल यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली की योजना को देश को गुमराह करने वाला बता रहे थे और अब वही मॉडल बिहार में अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस यू टर्न को लेकर ज़बरदस्त बहस चल रही है। सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। कभी जिस विज़न को 9वीं फेल कहते हुए नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया था, क्या अब वही इनके चुनावी अस्त्र बन गया है? विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहले ही 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश का ये फैसला जनता के हक में है या महज चुनावी मजबूरी में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये यू टर्न बिहार की सत्ता की तस्वीर बदल देगा? आज इस सीरीज में हम बात करेंगे सुशासन बाबू के फ्री बीज योजना पर और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। एक तरफ हमारे केशव कर्णा जी हैं, सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे सीरीज में, और दूसरी तरफ है पंकज मिश्रा जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। नीतीश बाबू ने जिस तरीके से पलटी मारी है, यू टर्न लिया है, क्योंकि 2022 और 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कहा था कि वो देश को बिगाड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या ऐसा रीज़न रहा कि उनको अपने चुनाव में फिर से उन्हीं के मॉडल को अपनाना पड़ा था? बिल्कुल पूजा, बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नीतीश बाबू की पलटियों के बारे में तो चलिए, एक तो पार्टी बदलने वाली स्थिति होती थी। इस बार क्या है, उन्होंने पार्टी की पॉलिसी बदल दी है। जेडीयू नीतीश कुमार हमेशा जाने जाते थे कि वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते थे फ्रीबीज के मामले में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को कमज़ोर बनाते हैं, जैसा आपने कहा। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था, तब भी नीतीश कुमार ने काफ़ी उस पर तीखा पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एनडीए के हिस्सा थे उस समय। उस सब को भी अगर ध्यान में देखें तो अब की स्थिति और उस समय के नीतीश कुमार में बहुत कुछ बदल गया है। तो मुझे लगता है कि जो फ्री बिजली देने और फ्रीबीज के जो पुरोधा माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में ही दो बार इसके बलबूते चुनाव जीत लिया, उनके ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला को नीतीश जी के पास और कोई चारा नहीं बचा था बस। लेकिन फर्क एक ही है इसमें पूजा, वो ये है कि केजरीवाल ने सोच समझकर एक नॉवेल्टी फैक्टर के साथ, एक नए राजनीतिक उस स्टेप के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो चल गया था। इस बार नीतीश कुमार के लिए एकदम चुनाव के नज़दीक आ जाने के बाद ये फैसले लेना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश जी कहीं कुछ राइटिंग ऑन द वॉल तो नहीं देख रहे हैं, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है। तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जिसके वो खिलाफ भी थे। केशव जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे पंकज जी ने कहा कि कहीं वो थोड़ी सी हिचक है उनके मन में कि कहीं इस बार कुछ चूक ना हो जाए, तो एक बात की ये भी चर्चा होनी चाहिए कि जिस नीतीश कुमार ने इतने पुख्ता, इतने अच्छे तरीके से इसका विरोध किया था और उनको इसी वक्त में क्यों ये फ्री बिजली की याद आ गई? बिहार में बिजली तो पहले भी थी, वो अलग बात है कि बिहार के कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी बिजली नहीं पहुंची है। और जिस समय तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट फ्री बिजली के बारे में बातचीत की, उसी दौरान नीतीश कुमार ने ये फैसला किया। आपको क्या लगता है कि पार्टी अभी बैकफुट पे चल रही है? पॉलिटिक्स में पलटी मारना
कोई नीतीश कुमार से सीख सकता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के अगर पॉलिटिकल कैरियर को आप देखते हैं तो ये ह्यूज है, और मेरी नज़र में इट इज़ लार्जर देन लाइफ है। आप इस तरह से समझिए कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास में वो पहले रेल मंत्री हैं जिन्होंने एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। आपको याद होगा। नीतीश कुमार का जो उनकी एक छवि रही है विकास पुरुष की, बिहार को जिस तरह से उन्होंने बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टू एन एक्सटेंट पटरी पर लाने का जो काम किया वो इनक्रेडिबल है। आप 90 और 2000 के शुरुआती वर्षों के बिहार को देखिए और आज बिहार की सड़कें देखिए तो आपको अंतर महसूस होगा। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि बिहार में भी नीतीश कुमार अपने सबसे कमज़ोर राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। आप देख रही होंगी कि पब्लिक अपीयरेंस भी कम है नीतीश कुमार की। इस बार तो बहुत आज जबकि यह सुबह सुबह मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल पे यह लिखा जाता है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन आते हैं? सम्राट चौधरी आते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी हैं। अब मैं आता हूं इसकी राजनीतिक पहलू पर। पहली बात तो वैसे कहा जाता है एग्स एंड प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, तो वादे किए ही इसलिए जाते हैं कि तोड़े जा सके। और राजनीति में कोई अस्थायी सिद्धांत भी नहीं होता। यही नीतीश कुमार, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल के फ्री वीज पॉलिसी को डिनाउंस कर रहे थे। इससे पहले जब तेजस्वी यादव ने कहा था तब भी उन्होंने कहा। और पिछली बार देखिए, जब पिछली बार का जो चुनाव हो रहा था 2020 का, कोरोना पीरियड के दौरान ये चुनाव हो रहा था और उसमें महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव करोड़ों नौकरी देने का वादा कर रहे थे कि 9 लाख नौकरी देंगे। गठबंधन के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे थे कि 2 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार ने नहीं कहा था, लेकिन अभी 2 दिन अभी कहा है उन्होंने। नीतीश कुमार ने कहा था कि राजकोष बिहार का इतना है, नौकरी ना देने का खर्च इतना आ रहा है, कहां से इतनी नौकरियां गढ़ी जाएगी। नीतीश कुमार इससे पहले जब भी बात करते थे लॉजिकल बात करते थे। उन्होंने कभी राजनेता है, पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स से पब्लिक को अपील करना उनका काम है, ये करते रहे हैं। इमोशनल क्वोशेंट पर नीतीश कुमार नहीं खेलते थे। उनकी राजनीति धरातल पर स्थिर राजनीति रही है। लेकिन जैसा कि हमारे साथी पंकज कह रहे थे कि शायद नीतीश कुमार कुछ राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ रहे हैं, शायद उन्हें कुछ दिख रहा है, इसीलिए हारे को हरिनाम। एक बात और है पंकज, आपने जो कहा, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में यह नोवेल्टी फैक्टर के तौर पर फ्लोट किया था, लेकिन फ्रीबीज पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल का इंट्रोडक्शन नहीं है। इससे पहले दक्षिण भारत के राज्यों में फ्रीबीज पॉलिटिक्स काफी मशहूर रहा है, काफी लोकप्रिय रहा है। स्कूटी दे दिया जा रहा है, मिक्सी दे दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें होती रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की तरफ आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक चीज मुझे जो लगता है कि राजनीति में एक लकी चार्म जो होता है ना, ये बिजली का बिल लकी चार्म भी शायद होता रहा है। केजरीवाल ने कहा वो 2 बार सत्ता में आ गए। राजस्थान में भी मिला। राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 300 यूनिट कहा, वो सत्ता में वापस आ गए। हेमंत सोरेन ने 125 यूनिट कहा, वो भी सत्ता में वापस आ गए। हिमाचल प्रदेश में भी जो अभी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, सत्ता में आ गए। शायद नीतीश कुमार भी इस बार के चुनाव में अपने लकी चार्म को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सरकार या जो भी पार्टी फ्री बीज में इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा करने, फ्री करने का वादा किया है, वो सत्ता में आई है। नीतीश कुमार को शायद अब उनका जो पहले का कार्यक्रम रहा है, उनका जो पहले का क्रियाकलाप रहा है, उपलब्धियां रही है, उस पर से थोड़ा भरोसा कम होने लगा है। सर, एक सवाल ये, अभी आपने अपने पूरे बातचीत के दौरान एक चीज़ बड़े मतलब पॉइंट में कही कि नीतीश कुमार की जो उनकी अपनी उपलब्धियां हैं शायद वो लोगों की नज़रों में कम होती जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की ये जो पकड़ है एनडीए के साथ गठबंधन करने की वजह से तो नहीं कम हो गई है? क्योंकि उससे पहले नीतीश बाबू ऐसे तो
नहीं थे। आपको क्या लगता है इस पे? मैं शायद ऐसा नहीं मानता हूँ। नीतीश कुमार का जो स्वाभाविक, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जो स्वाभाविक गठबंधन है, अगर आप बुरे से बुरे दौर में भी देखें तो वह एनडीए के साथ ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। नीतीश कुमार जी का नैसर्गिक गठबंधन जो प्राकृतिक रूप से है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के इकबाल में जो कमी आई है वो बार बार साइड शिफ्ट करने की वजह से आई है। 2013 में एनडीए से गठबंधन टूटता है उनका, बिहार में उनकी पार्टी लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। जीतन राम मांझी को वो मुख्यमंत्री बनवाते हैं, बाद में वो बागी हो जाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता है, लालू यादव की शरण में चले जाते हैं और लालू जी फिर इनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। 2015 के चुनाव में जो अमित शाह और मोदी जी का विजय रथ था बिहार में जाकर रुकता है। फिर वहाँ पर महागठबंधन के साथ चुनाव जीत के आते हैं, वापस बीजेपी के साथ सत्ता में आ जाते हैं, बीजेपी के साथ चुनाव जीत के आते हैं, आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो इससे लोगों में जो एक विश्वसनीयता की बात होती है उसमें जरूर कमी आई है, ऐसा मुझे लगता है। सर, अभी इन्होंने कहा कि लोगों की विश्वसनीयता में कमी आई है, तो आपसे भी मेरा ये सवाल रहेगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार इतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, मैं स्पेशल तौर पे पीएम मोदी बहुत पूरी तरह से सक्रिय हैं। इसके क्या मायने निकल सकते हैं? देखिए, दोनों ही अर्थ इसके लगते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो वो बीजेपी के आला नेता हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और एक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर बीजेपी के लिए काम करते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी है और बीजेपी जैसी जानी भी जाती है कि चुनाव से कई समय पहले ही वो लोग ग्राउंड मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी जो कुछ प्रधानमंत्री की 2-3 यात्राएं हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर का के पहले भी उन्होंने जिक्र किया था और अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व को ये संदेश दिया था बिहार की धरती से, वो भी एक मास्टर स्ट्रोक ही था। और उसके बाद भी हमने देखा जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने विकासात्मक कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स को जो पारित किया है वो भी बताता है। तो ये एक सेफ प्ले है बीजेपी की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ तक सवाल नीतीश कुमार का है तो मैं कहूँगा अभी जो पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी में जो बदलाव आया है वो नॉन नीतीश कुमार जैसा है, वो बहुत ही अलग है नीतीश कुमार के व्यवहार से। क्योंकि नीतीश जी हमेशा जाने जाते हैं अपने काम करने की इरादों के लिए, उसको डिलीवर करो। उनका कहना भी है कि मुझे खुद बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा काम बोलता है, मेरे काम को बोलना चाहिए। अब वो लोहिया और जेपीएन के आंदोलन के समय के वो लोग हैं, तो उनका यही मानना होता है कि हम लोगों के बीच में रह के हम लोगों से काम करेंगे। कहीं भी बारिश हो रही होती है, छाता लेके निकल जाते हैं, धूप रहती है तब भी वो इंस्पेक्शन के दौर पर निकले हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो पार्टी भी परिलक्षित करती है उनको दिखाने के लिए कि वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका में है। अब जाकर ये जो कुछ 2-3 चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे ये बिजली फ्रीबीज का लाना, अभी तो चुनाव की घोषणा होने में भी लगभग 2 महीने बाकी हैं और पूरे चुनाव में भी लगभग 3-4 महीने का समय भी है कम से कम। तो हमें लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। प्लस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जिस तरह से भी हम लोग देख रहे हैं, जो थोड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार को ही होगा, क्योंकि सुशासन का जो मतलब होता है, जो उनके नाम के साथ जुड़ गया था, उसकी कहीं ना कहीं हत्या होती हुई नजर आ रही है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, कहीं नीतीश कुमार के मन में ये तो डर नहीं है कि उनके सत्ता की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी दमदार तरीके से मतलब चुनावी मैदान में उतरी है और मैंने पहले भी कहा कि पीएम मोदी की सक्रियता ज़्यादा है, बशर्ते कि किसकी होनी चाहिए, नीतीश कुमार की होनी चाहिए थी। देखिए, मेरे से अगर आप पर्सनली ये सवाल पूछें बिहार के रहने के, मतलब बिहार के नागरिक होने के नाते अगर आप मेरे से पूछते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि बीजेपी ऐसी गलती तो नहीं करना चाहेगी कि नीतीश कुमार को अगर समीकरण सही बैठते हैं तो हटा दें। लेकिन हो सकता है कि नीतीश जी की अपनी स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है वो एक तो चीफ मिनिस्टर पोस्ट ना लें, और दूसरा अगर आप ये देखें कि बीजेपी कहीं सिर्फ मुख्यमंत्री का कुर्सी ही उनसे छीनती है, तो नीतीश जी सबके हैं, आरजेडी इज स्टिल देयर। वो अगर मान लीजिए आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले चुनाव में आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीटें थी। अगर हम बीजेपी को दूसरी पार्टी मान भी लें और तीसरे पर जेडीयू आती है, तब भी एक ऑप्शन खुला रहता है। तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का लोभ मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर होने वाला है। आगे हमें यही देखना होगा कि स्वास्थ्य और राजनीतिक समीकरण, वोटों के समीकरण, सीटों के समीकरण कैसे होते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।
सर, आप बिहार के जिन इलाकों से आते हैं वहाँ पे इनफैक्ट हम सभी बिहार में देखा जाए तो बिजली के मामले में, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे खुद बहुत सालों बाद बिजली आई। मैं जब बहुत बड़ी हो गई थी तब बिजली आई। तो जहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, अभी भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है, इससे कितना बिहार की जनता को कितना फ़ायदा मिलेगा? नहीं, अल्टीमेटली ये फ़ायदा तो जनता को ही मिलना है। लेकिन एक मैं यहाँ पर छोटा सा एक क्या कह सकते हैं रिडल ऐड करता हूँ या जोक ऐड करता हूँ। एक बार जंगल में सभा हुई और भेड़ों की सभा हुई और सारे भेड़ों को बताया गया कि जंगल के राजा ने कहा है इस बार सर्दियों में सारे भेड़ों को एक एक कंबल दिया जाएगा। सारे भेड़ उछलते कूदते घर को चले गए, अरे भाई जश्न मनाओ यार, सबको एक एक कंबल मिलेगा। एक बूढ़ा जो भेड़ कोने में बैठा था उसने पूछा कंबल तो सबको मिलेगा, कम वक्तों सोचो ये कि ऊन कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर जो दे रहे हैं सरकारें, चाहे बिहार की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी राज्य की सरकार हो, जो फ्रीबीज देती है वो सरकार अपने पॉकेट से नहीं देती है, उसकी कीमत हमें ही चुकानी पड़ती है। सारा एक्सचेकर्स के खाते में आता है, नंबर 1। नंबर 2, इससे राजकोष पर जो लोड बढ़ने वाला है करीब 3,375 करोड़ रुपए सालाना का लोड बढ़ेगा बिहार के राजकोष पर। एक जीडीपी वहाँ की पहले ही फ्रेजाइल है, वहाँ पर इतना लोड और आप डाल रहे हैं, इससे मुश्किलें बढ़ेगी, रोजगार सृजन में इससे और कठिनाई आएगी। ये पैसे कहीं निवेश किए जा सकते थे जिसका बेहतर उपयोग हो सकता था, बेहतर उसके रिटर्न हो सकते थे। दूसरी बात जो मैं अब कहना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये है कि आखिर नीतीश कुमार ये फैसले ले क्यों रहे हैं। जी इसकी चर्चा हमने पहले भी करी और आपने यह बात उठाई थी कि वहाँ पर मोदी जी ज़्यादा सक्रिय हैं नीतीश जी के मुकाबले। शायद आप यह तुलनात्मक रूप से देखने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है। अदरवाइज मोदी जी इज ऑलवेज हाइपर एक्टिव। किसी भी राज्य के चुनाव ले लें, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, बीजेपी विपक्ष में हो, बीजेपी के सहयोगियों की सरकारें हों, वहाँ पर आपको हमेशा मोदी जी हाइपर एक्टिव ही लगेंगे। नीतीश कुमार का उस तरह से सक्रिय नहीं होना एक चिंता का विषय हो सकता है गठबंधन में, बिहार के गठबंधन में भी। केवल जेडीयू की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर बिहार के परिदृश्य में आप समझने की कोशिश करें तो यह देखिए कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की सत्ता की धुरी नीतीश कुमार ही है। बिहार में सिर्फ विपक्ष बदलता है, बिहार में सिर्फ विपक्ष बदलता है, सरकार एक ही पार्टी की है, जेडीयू की सरकार है। अगर बीच में जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो जेडीयू के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के पावर में एक्स फैक्टर नीतीश कुमार हैं। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार ही एक्स फैक्टर होंगे, इसमें कोई दुविधा एटलीस्ट मुझे नहीं है। चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, समीकरण उसी के पक्ष में, सत्ता का समीकरण उसी के पक्ष में होगा जिसके पक्ष में नीतीश कुमार की पार्टी होगी। तो मतलब ये तय है कि नीतीश कुमार ने ये जो फ्री बीज योजनाएं शुरू की हैं वो किसी डर से नहीं है क्योंकि सत्ता की कुर्सी जा सकती है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया बज की बात करें तो सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह से नीतीश बाबू पलटते हैं, उतना तो लोग लुगाई भी नहीं पलटती है। ये सोशल मीडिया पे ये एक बज चल रहा है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी जाने का कोई डर नहीं है। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि चुनाव के बाद हो सकता है बीजेपी उनके साथ फिर से कोई खेला कर दे, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वह भी कहीं न कहीं जेडीयू की वैशाली पर टिकी हुई है। तो ऐसे झटके से नीतीश कुमार को निकाल बाहर नहीं कर सकती है। आप इस बात को ऐसे भी समझें कि जब इंडी अलायंस फॉर्म हो रहा था उस समय में बीजेपी कितनी डेस्परेट थी नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर। वो लोग जो कह रहे थे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारी खिड़कियां बंद हो चुकी है, वो हाथ में हार लेकर खड़े थे स्वागत करने के लिए, रेड कारपेट बिछाए बैठे थे। तो नीतीश कुमार की अहमियत ये थी। और अगर आप जरा ये सोचिए, एक साल पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं, आप फर्ज कीजिए कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं है। जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का यूपी में रहता है, अगर उसी तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का बिहार में हो जाता तो ये जो 240 प्लस सहयोगियों के साथ सत्ता में पहुंचे हैं, क्या यह संभव हो सकता था? नीतीश कुमार को
बिहार के और केंद्र की राजनीति में इतनी जल्दी राइट ऑफ कर देना मेरे ख्याल से लिटिल टू प्रीमेच्योर है। अभी उनकी प्रासंगिकता है। सर, एक सवाल तो ये भी बनता है कि जिस तरीके से इन्होंने मुफ्त बिजली की योजना दे दी है, तो मतलब कि ये योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए किस किस तरह की चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि एक बहुत मतलब कायदे से कहें तो सीढ़ियाँ बहुत सारी होंगी ना यहाँ तक, तो वो सीधे लोगों तक पहुँच पाएगा या चुनाव के बाद इन मुद्दों को भुला दिया जाएगा, और इसका कितना फ़ायदा मतलब सीधे तौर पर सत्ता या फिर जनता को मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर तो है बिहार में, खास करके 125 यूनिट बिजली पर कोई बिल नहीं आना अपने में ये एक बहुत ही लोक लुभावन फैसला है, और ये चुनाव के साथ ही ये शुरू हो जाता है। इनफैक्ट चुनाव से पहले ही ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाती है, वो कंटिन्यू करती है चुनाव के बाद अगर वो सरकार में आते हैं तो, क्योंकि जनता बिना देखे परखे वो देगी नहीं कि हाँ मिलेगा तब देंगे, वैसा नहीं है। तो चुनाव के पहले ही उस पर लागू कर दिया जाता है। बिहार में ये व्यवस्था थोड़ी देर से आई है। किसानों के लिए सेंट्रल स्कीम्स के तहत बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बिहार और अन्य राज्यों में भी लागू होती हैं, जहां उन्हें बिजली और कुछ उर्वरक के लिए सब्सिडीज दी जाती हैं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार, चलिए जो एक रूल बुक में है कि इसको भी आजमा कर देख लेते हैं, उन्होंने ज़रूर इस पर पासा तो फेंक दिया है, बट मेरा केशव यहाँ मानना है पूजा कि जिस तरह से एक नया फैक्टर बिहार की राजनीति में घुसा है वो है पीके, प्रशांत किशोर का। उसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती है। प्रशांत किशोर आइदर कुड बी द अरविंद केजरीवाल ऑफ बिहार, जो कि एंट्री करते हैं अपने एक यूनिक तरीकों से। देखिए, एक चीज़ मान के चलिए कि वो एस्टैब्लिश तौर पर एक विशेषज्ञ हैं चुनावों के। उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टियों का मार्गदर्शन करके उन्हें जीत दिलाई है। दूसरा, बातचीत से और ऐसे भी डिग्रियों से वो पढ़े लिखे माने जाते हैं, और बिहार में कहीं ना कहीं इसका फैक्टर होता है। जो लोग बाहर से काम करके वापस अपने गांव की धरती पर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव का फैक्टर होता है उसमें। अब पीके क्या, जो मिनिमम कट ऑफ जो है, जो सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें ला पाते हैं नहीं, ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार की वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। दूसरी बात यह है, बीजेपी भी इसके इंतजार में रहेगी कि इसका फायदा कहीं बीजेपी को ना मिल जाए, क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, वो आरजेडी के भी वोट्स कटेंगे उससे। और इस मामले में चूंकि प्रशांत किशोर ने अभी तक किसी भी जातिगत हिसाब से कोई भाषण या कोई कमेंट नहीं दिया है। वो जो 4-5 पॉइंट की हमेशा बार बार बात करते हैं, वो बिहार के उत्थान की बात है, जिससे सबसे पहले शराबबंदी होगी, फिर अक्टूबर के महीने से या नवंबर के महीने से छठ के बाद वो कह रहे हैं कि युवा नहीं जाएगा, उनको पैसे भी दिए जाएंगे, युवा देश के दूसरे हिस्से में जाके नौकरी नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें उनके फैक्टर्स हैं। बीजेपी मुझे लगता है इससे भी उम्मीद लगाए बैठी होगी कि अगर आरजेडी के वोट्स कटते हैं और गाहे बगाहे अगर नीतीश कुमार के वोट्स कटते हैं, फायदा इसमें अगर बीजेपी का होता है, और अगर एक स्पष्ट मेजॉरिटी सिंगल पार्टी को आती है, जो बिहार में बहुत दिनों से नहीं आई थी, इसी की वजह से नीतीश कुमार इधर उधर करते रहते थे, मुझे लगता है वहाँ सर एक बात ये बनती है, प्रशांत किशोर की जब चर्चा शुरू हो गई है तो ये बात निकल के आती है कि वो बार बार कह रहे हैं अपने चुनावी कैंपेन में, जहाँ पे भी जा रहे हैं बिहार के जिन भी राज्यों में, कि पलायन नहीं होगा। सवाल ये है कि पलायन नहीं होगा तो बिहार के लोग जो देश के तमाम हिस्सों में, हर कोने में बिहारी फैले हुए हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि बिहार में ऐसा तो कोई मुझे सोर्स नज़र नहीं आ रहा है जहाँ से बहुत सारे रोजगार के साधन हैं। वही है, एक दूर के ढोल वाली बात है, ये एक और पॉलिटिकल प्रॉमिस है। मैं आज से 20-21 साल पहले, या उससे भी ज़्यादा, लगभग 24 साल पहले, जब मैंने बिहार झारखंड की धरती छोड़ी थी, तो मुझे उस समय नहीं पता था कि मुझे वापस आने का मौका होगा या नहीं होगा। लेकिन उम्मीदों के लिए और अपने इच्छाओं के लिए और अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई वहाँ से लोग निकलते हैं तो वो पलायन तो अभी जारी रहेगा, क्योंकि बिहार को, जिस तरह के बिहार की ये अनुशंसा कर रहे हैं और जो सपने दिखा रहे हैं, वो बनने में कम से कम अभी 10 साल लगेंगे अगर शुरुआत अभी से की जाती है। तो नीतीश कुमार ने कोशिश ज़रूर की, जैसा कि केशव बता रहे थे कि सड़कों का निर्माण काफ़ी हुआ, चीज़ें बदली वहाँ पर, लेकिन आप देखें तो वो सड़कें जो कि प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत और सड़क पर योजनाओं के तहत बनी थी वो तो हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में पुल गिर जाते हैं, निर्माणाधीन पुल भी गिर जाते हैं, चोरी हो जाते हैं पुल, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो चौंका देती हैं आपको। मुझे लगता है पलायन रोकना तो नहीं, लेकिन एक थॉट है ये सही दिशा में कि मैं युवाओं को रोकने की कोशिश करूंगा, चाहे उनको शुरू में मुझे
मासिक भत्ता ही देना पड़े, 10-12 हज़ार रुपये जो भी हो, और उसके बाद वो यहाँ रुके और तब वहाँ पर जाके जॉब का सृजन किया जाए तो शायद तो सर बात भी तो यही है ना कि बिहार में ना तो रोजगार के मामले में ना तो फैक्ट्रीज है, वहाँ पे कोई भी तो रोजगार का साधन नहीं है ना, तो कहाँ से लेके आएंगे? कुछ तो ऐसा सोर्स मिलना चाहिए ना। अब अगर कोई युवा पढ़ लिख के बाहर IIT कर रहा है बेंगलोर में जाके या कहीं भी विदेश के किन्हीं भी हिस्सों में, तो वापस जाके वो खेती तो नहीं करेगा, क्योंकि बिहारियों के पास ज़मीन बहुत होती है। लेकिन वो ज़मीन होने का ये मतलब नहीं ना कि पढ़ा हुआ इंसान जाके वापस खेती करेगा। तो सपने तो वो दिखा रहे हैं, पर वो लागू कैसे होगा? वो सपने पूरे करने के लिए क्या कुछ तो ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि बिहार में अगर प्रशांत किशोर आ गए तो हम फैक्ट्रीज तुरंत की तुरंत लग जाएंगे या कुछ होगा, तो कैसे रोकेंगे पलायन? देखिए, केशव जी से भी इस पर इनपुट हम लोग लेते हैं। मैं बस इतना ही इस पर ये कहूँगा कि बिहार के लिए ये समस्या आज की नहीं है, ये बिहार की त्रासदी रही है कि वहाँ पर जो भी, चाहे आप अन्य राज्यों की बात करें, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गए, नए जो विकसित राज्य हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड, वहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादा मात्रा में बाहरी कंपनियाँ आई, उन्होंने कंपनियाँ लगाईं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं रहा। हालांकि जेडीयू अपने प्रचार कैंपेन्स में ये बात कह रही है कि पूरे विश्व की निगाह, पूरे देश की निगाह बिहार पर है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या हम देख रहे हैं ऐसे MOUs होते हुए कि यहाँ पर किसी नई फैक्ट्री की आधारशिला रखी जा रही है? छोटी मोटी कंपनियां ज़रूर आ रही हैं, सब्सिडरी यूनिट्स खुल रहे हैं, लेकिन बिहार चूँकि संसाधनों के मामले में थोड़ा सा अति है। वहाँ पर अगर बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो पूरा आधा हिस्सा ही बह जाता है, और किसी भी तरह के वहाँ पर नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से झारखंड से स्थिति थोड़ी उनकी अलग है। बट यही बात पीके भी कह रहे हैं कि अगर आपका टाई अप है केंद्र में, इतना बड़ा सहयोग आपने अवलंब दिया हुआ है सरकार को, TDP के साथ जो सरकार बनी हुई है, अगर प्रधानमंत्री कह दें या बीजेपी कह दे तो कौन सी ऐसी बिजनेस हाउस नहीं है जो बिहार में आके अपने फैक्ट्रीज खोलेंगी? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल की भी कमी है। जो चल रहा है वही शायद वैसे ही चलेगा, ये भी स्थिति है। प्रशांत किशोर इस सोच पर चोट कर रहे हैं। केशव, आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा सहमति रखता हूं, क्योंकि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए। जो बिहारी बिहार से बाहर चले आए हैं उनको बिहार में उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है इस बात को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा राजनीतिक प्रयोग अगर इस देश में नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि पीके जो कह रहे हैं शायद बिहार की या देश की जनता उस पर भरोसा करेगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का उदय भारतीय राजनीति में एक ऐसी घटना है जिसने आंदोलन की क्रेडिबिलिटी को ही खत्म कर दिया, और जिस तरह के वादे करके वो सरकार में आए और सरकार के बाद जो किया, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता जो पहले से ही, चाहे जैसी भी उनकी शिक्षा हो, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ही अवेयर होते हैं। उसमें पीके की बात पर वो भरोसा करेंगे। वहाँ के मतदाता जातियों के कुनबे में बटे हैं, तमाम तरह की जो वहाँ की बेसिक बातें हैं, उसके बाद पीके के दिखाए सपने वो खरीद पाएंगे या नहीं, मुझे इसमें थोड़ा संदेह जरूर है। दूसरी बात, पीके ये बातें कह रहे हैं, पीके पिछले 2 सालों से बिहार के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी राजनेता ने, न बीजेपी, न कांग्रेस, न जेडीयू, किसी ने नहीं की। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़े और सत्ता में पहुंच गए, उन्होंने भी ऐसी पदयात्राएं नहीं की है। तो जितना एफर्ट वो लगा रहे हैं वो कोई नहीं लगा रहा। इसके बावजूद जो बातें वो कहते हैं उसका कोई ब्लूप्रिंट अभी तक उन्होंने नहीं दिया। कैसे वापस लाएंगे बिहारियों को, कैसे रोजगार की व्यवस्था होगी, इतना बड़ा वर्कफोर्स है, कैसे उसको नियोजित करेंगे, कोई योजना नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं। अगर बेरोजगारी भत्ता देने की बात आती है तो पहले से ही जो जीडीपी उसकी रसातल में जा चुकी है, जा रही है, उसको एक धक्का और लग जाएगा। तो प्रशांत किशोर राजनीति में हलचल तो जरूर मचा रहे हैं, लेकिन यह वोट में बदलेगा इस बात की संभावना मुझे थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी दस्तक मजबूत कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, इससे मैं सहमत हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी के साथ बिहार की बात। आज हमने बिहार चुनाव में फ्री बीज पर चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातचीत पसंद आई हो, और वाकई अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप बिहार चुनाव को लेकर किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें बताएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे उन मुद्दों को कवर करने की और आप तक पहुंचाने की। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update.